नमस्कार दोस्तों। अभी देश में चुनाव का माहौल है, साथ ही आशंकाओं का बाजार भी गर्म है। ईडी, सीबीआई, आईटी को लेकर के, आईटी मतलब इनकम टैक्स को लेकर के तरह तरह की गलत फहमियाँ या आशंकाएं भारत की जनता के मन में भरी जा रही है। सवाल यह है कि क्या सचमुच इन संस्थाओं के बदौलत हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है? क्या हमारे पास यह कहने का कोई आधार है कि ये संस्थाएं मिल करके देश के लोकतंत्र को समाप्त करने पर लगी हुई है? क्या 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। आज के दौर में सबसे ज़्यादा लोग आपातकाल को, इमरजेंसी को याद कर रहे हैं। इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी भी अभी के दौर को कह रही है कि यह अघोषित इमरजेंसी है। उस वक्त जो इमरजेंसी घोषित हुआ था वह तो संविधान के दायरे में था। आज जो आपातकाल है वह असंवैधानिक है। इसी बीच इलेक्ट्रोल बॉन्ड का तूफान भी हमारे बीच खड़ा हो गया है। यह केस करीब 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फरवरी में इस पर निर्णय सार्वजनिक हुआ। नवंबर से फरवरी के बीच क्या जो डिले है यह भी हमारे लिए आशंकाओं का भंवर खड़ा कर रहा है कि क्या आज की वर्तमान सरकार के कब्जे में देश का सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईडी कहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आय से संबंधित मामलों का जांच करता है, क्या ये सारी संस्थाएं इस सरकार के कब्जे में हो गया है? और ऐसी परिस्थिति में हमारे पास क्या रास्ता है? इसी विषय को लेकर के मैं अपने स्तर से अपने विचार और भविष्य का क्या हमारा योजना होना चाहिए, किस प्रकार से अगर ऐसी कोई परिस्थिति हमारे आपके सामने आता है तो हम उसका सामना कैसे करें, इन सब मुद्दों को लेकर के आज का मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है बहुत दिन के बाद मैं यह वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। मुझे आशा है कि पहले जिस प्रकार आपका प्यार हमारे वीडियो को मिला है, जिस तरह से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिस प्रकार आपने हमारे वीडियो को लोगों में शेयर कर अधिक से अधिक प्रसारित किया है, उम्मीद है इस वीडियो को भी आपका वही प्यार मिलेगा। तो सबसे पहला चीज हमको यह सोचना समझना है कि क्या ईडी, सीबीआई, आईटी से देश के लोकतंत्र को खतरा है? और ऐसा सोचने का कारण क्या है? साथियों, एक बात मैं बहुत स्पष्टता के साथ बताता हूं। लोकतंत्र का एकमात्र रक्षक उस देश की जनता होती है। जिस देश का जनता विचार शून्य हो जाता है, आंदोलन के प्रति निश्चेष्ट हो जाता है, वह सड़कों पर निकलना बंद कर देता है, तो ऐसे देश का लोकतंत्र खतरे में ही नहीं, समझ लीजिए कि वहां का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। वर्तमान हालत को अगर समझना है तो आप रूस को देख सकते हैं, दक्षिण कोरिया को देख सकते हैं, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान को देख सकते हैं, श्रीलंका को देख सकते हैं, चाइना को देख सकते हैं। ऐसे कई देश हैं जहां चुनाव हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही पुतिन रसिया में चुनाव जीते हैं 87% वोट पा करके। और आश्चर्य की बात है
कि वहाँ के जितने भी विपक्षी नेता हैं सब या तो मार दिए गए हैं या जेल में बंद कर दिए गए हैं। और वहाँ की जनता चूंकि सड़कों पर नहीं उतर रही है, जिस स्तर का विरोध पुतिन सरकार का रूस में होना चाहिए था उस प्रकार का विरोध नहीं हो रहा है, इसीलिए आज रूस को एक व्यक्ति को 40 साल से झेलना पड़ रहा है। तो किसी भी देश का लोकतंत्र की गारंटी वहां की जनता है, ना कि कोई संस्था है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, सरकार बनेगी, सरकार बिगड़ेगी, यह होता है, होता रहेगा। आपको शायद याद हो कि इसी देश में आज जो पार्टी मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस के ही समय में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। आज वही कांग्रेस ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर के परेशान है। तो साथियों, अभी सवाल हमारे पास में यह है कि अगर क्या विपक्षी दल सत्ता में आती है तो क्या ये संस्थाएं उनका तोता फिर नहीं बनेगा? क्या वो पिंजरे से आजाद हो जाएंगे? याद रखिए, अभी तक किसी भी विपक्षी दल ने अपनी मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आईटी, इनकम टैक्स और सीबीआई, ईडी को स्वतंत्र कर देंगे, उसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, वह निष्पक्ष भाव से काम करेगा। याद रखिए, हम सब के मन में यह सवाल उठता है कि देश बहुत बड़ा है, हर राज्यों का चुनाव अलग अलग समय पर होता है। तो ऐसे समय में जब भी हम किसी भी नेता पर कार्रवाई करेंगे, भ्रष्ट नेता पर कार्रवाई करेंगे, तो यह बात सामने आएगी कि चुनाव आने के कारण जो है सरकार उन पर कार्रवाई कर रहा है। तो जब ये जो सत्ता पक्ष का तर्क है तो ये हम लोगों को वाजिब भी लगता है, लेकिन इसी में जो गैर वाजिब है वो क्या लगता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अजीत पवार जो 40,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी है प्रधानमंत्री के नजर में, वह दूसरे दिन भाजपा ज्वाइन कर लेता है और उस पर ईडी, आईटी, सीबीआई का कार्रवाई बंद हो जाता है, तब संदेह पैदा होता है। इधर हेमंत बिस्व शर्मा, उन पर भाजपा बुकलेट निकाल रही थी, इतना भ्रष्ट था कि उसको जेल में बंद करना हमारे गृह मंत्री का प्रथम उद्देश्य रह गया था। आज वह व्यक्ति भाजपा का मुख्यमंत्री है और इतना ही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमारे आदरणीय गृह मंत्री से पूछा गया कि हेमंत बिस्व शर्मा पर क्या ईडी, आईटी की कार्रवाई चलेगी, तो हमको लगता है कि आपको वह वीडियो स्मरण होगा जिसमें हमारे आदरणीय गृह मंत्री कहते हैं कि हम इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। यह जवाब बहुत भयानक है कि हमारे गृह मंत्री लोकतंत्र के मान सम्मान को रखने के लिए भी यह कह सकते थे कि संस्थाएं स्वतंत्र हैं, वह अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक करेगी, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है और न होगा। लेकिन गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया? गृह मंत्री ने जवाब दिया कि हम इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। तो यह एकदम साफ था, इससे बात साफ हो गई कि ईडी, आईटी, सीबीआई सरकार के नियंत्रण में है, सरकार की इच्छा के अनुसार काम कर रही है। अब बात यह उठता है कि केजरीवाल को 8 बार 9 बार समन दिया गया, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा विवादों में, चर्चा में अभी केजरीवाल का ही गिरफ्तारी है। तो साथियों, संदेह इसी बात का है कि 9 बार सम्मन किस उद्देश्य से दिया गया, किस नियम के तहत दिया गया कि 9 बार सम्मन देना जरूरी था। ईडी पहले बिना सम्मन दिए भी उनको गिरफ्तार कर सकती थी, ईडी
एक बार सम्मन दे करके गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन 9 बार का तर्क क्या है, 9 बार का औचित्य क्या है, इसका जवाब न ईडी आज दे पा रही है, न केंद्र सरकार दे पा रही है। खतरनाक यही है कि केंद्र सरकार, आदरणीय मोदी जी जब चाहेंगे तो ये संस्थाएं एक्टिव होकर के आपके पीछे पड़ जाएगी। ईडी का कानून ऐसा है कि उसको पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं करना है, आपको गिरफ्तार कर लेगी। उसको आशंका है तो आपको गिरफ्तार कर लेगी, आशंका का आधार उसको नहीं बताना है। गिरफ्तार करने के बाद उसको लगेगा तो वह आपको बेल के लिए मूव करेगी, आप पर चार्जशीट दायर करेगी। अभी अरविंद केजरीवाल वाले ही मामले में अब तक 5 बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो गया है, लेकिन मूल चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। कोर्ट पूछा इस बात को कि आप चार्जशीट फाइल कब करेंगे? आप केवल सप्लीमेंट्री फाइल करके किसी के बेल को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और यहां सत्ता पक्ष कहता है कि कोर्ट के पास सबूत हम दिए हैं, तब कोर्ट ने इनका बेल रिजेक्ट कर रहा है। तो साथियों, स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, कोर्ट को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। वह जब तक चाहेगा, जब तक बेल को अपोज करेगा, तब तक कोर्ट मजबूर है बेल नहीं देने के लिए। आज हम देश को खतरे में क्यों पा रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं कि देश खतरे में? तो उसका मूल विषय यह है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेने वाली कंपनियां, ये वो कंपनी है जिनका दवाई क्वालिटी में फेल कर गया। आपको समाचार का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाकर के वहां देख सकते हैं कि किन किन कंपनियों ने, ये कौन सी दवाई की कंपनी है जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया। दवाई निम्न क्वालिटी का होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खतरा यह है, कोई चंदा देता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई चंदा देकर आपके बीच जहर बेच करके चला जाता है और सरकार मुख्य दर्शक बनी रहती है। खतरा यह है, जो इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के सार्वजनिक होने के बाद यह सच्चाई हमारे आपके सामने आ गया। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल के मामले में आज तक मनी ट्रेल अस्पष्ट है। दावा कर रही है कि 138 करोड़ का मनी ट्रेल है, जिसका रिसर्च करने के लिए हमको केजरीवाल का गिरफ्तारी चाहिए, उनका रिमांड चाहिए। लेकिन आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड के सामने आने के बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि वह कंपनी जो शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है, उसने भाजपा को चंदा दिया था, और वह भी तब चंदा दिया था जब उसका डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया था। दूसरी बार वह चंदा तब दिया जब उसका बेल मंजूर हो गया। तो ये सारे एक घटना है जो आशंका पैदा करता है। ये नहीं हम कह सकते कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में एक चीज जो हम सबको थोड़ा सा असमंजस में डालता है, वह यह है कि कोई भी व्यक्ति चंदा के लिए किसी कंपनी को किस आधार पर अप्रोच करता होगा। अब आप यह सोचिए कि एक सरकार है जो आपकी कंपनी को परेशान कर रहा है, और जब से परेशान करना शुरू किया है तब से आप उसको चंदा देना शुरू कर दिए। तो इससे ये लगता है कि यह मामला विचारधारा का नहीं है, यह मामला असूली का है। देश इसी आशंका में डूबा हुआ है। आदरणीय गृह मंत्री जी कहे कि विपक्ष को भी चंदा मिला है, निश्चित रूप से विपक्ष को भी चंदा मिला है, लेकिन विपक्ष के पास असूली का हथियार नहीं है।
ये हो सकता है कि चीज़ों को समावेशित करके रखने के लिए कि चलिए 1000 करोड़ हम बीजेपी को दिए हैं तो 5 करोड़ रुपया हम कांग्रेस को भी दे देते हैं, 1 करोड़ हम तृणमूल कांग्रेस को दे देते हैं या 1 करोड़ हम किसी को दे देते हैं। लेकिन गृह मंत्री जब यह बात कहते हैं कि कांग्रेस को भी या विपक्षी दलों को भी इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, तो एक बात तो इससे साफ हो जाता है कि गृह मंत्री भी इस बात को मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में गड़बड़ी संभव है। और ये गड़बड़ी संभव है अब मानने की केवल बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को अपने डिसीजन में लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चरित्र है उसमें इस बात की पूरी संभावना है कि इसका उपयोग भ्रष्टाचार के बढ़ावा में किया जा सकता है, काम के बदले चंदा के रूप में किया जा सकता है। और जब चीज़ें सार्वजनिक हुई है तो हम लोग भी जो लिंक बैठाते हैं उसमें यह चीज़ स्पष्ट हो जाता है। संस्थाएं अगर ईमानदार होती, संस्थाएं अगर स्वतंत्र होती तो आज के तारीख में गृह मंत्री अमित शाह भी इसके आरोपी होते, जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वह भी इसके आरोपी होते, और जितने लोगों ने जिनके साथ भी कोई लिंक बैठ रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वह तृणमूल का हो, चाहे वो केजरीवाल का हो, ये सारे आरोपी बनाए जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें आज भी ईडी सिर्फ अपने आप को केजरीवाल की ओर समेटे हुए है, उससे आगे बढ़ने का वह विचार नहीं कर रहा है। आज हमको ऐसा क्यों लगता है कि इससे हमारे देश के लोकतंत्र को खतरा है, तो उसका 2 वजह हैं। एक है जो घटनाएं सामने आई है कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है उसका सारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, अर्थात आर्थिक रूप से उसे अपंग बना दिया गया है। अब आप सोच लीजिए कि आज के दौर में बिना आर्थिक बल का क्या कोई चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात, जो प्रमुख विपक्षी नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो गए, चाहे वो शिबू सोरेन हो गए, तेजस्वी हो गए, सभी को ईडी, आईटी और सीबीआई के दायरे में जकड़ के रखा गया। बात तो यहां तक आ रही है कि मायावती, ममता या और भी कई ऐसे दल हैं जो इंडी गठबंधन के साथ इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि सरकार के द्वारा उनको एहतियात किया गया है, उनको चेतावनी दी गई है कि अगर आप इंडी गठबंधन में शामिल होंगे, हमारे खिलाफ कोई मजबूत किलेबंदी करेंगे तो आप आज नहीं तो कल कभी भी आप जेल जा सकते हैं। तो इससे मामला गड़बड़ हुआ है, लोकतंत्र खतरे में है। उसका ऐसा सोचने का दूसरा एक कारण है कि 2014 से पहले का आप सीन याद कीजिए, जब सड़कों पर निकलना, रैली, प्रोटेस्ट, आंदोलन, पुतला दहन, ये सब आम बात हुआ करता था। मुझे जहां तक होश है कि ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा होगा जिस दिन सरकार के विरोध में कोई छोटी बड़ी आंदोलन न हुआ हो, और इसको कोई रोकने वाला नहीं होता था। लेकिन आज के तारीख में आप सरकार के विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी कल एक वीडियो आया आतिशी का, जो केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, उनको रास्ते में जाते हुए पुलिस रोकती है और रोक करके उससे कहती है कि आप कहां जा रहे हैं। सवाल यह है कि उनको रोका क्यों गया, किस आधार पर रोका गया, और इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट दिल्ली में शुरू हुआ तो 2 वीडियो सामने आए, जिससे
दिल्ली पुलिस का दोहरा रवैया सामने आता है। एक है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का पुतला जलाने जा रहा है तो उस पुतले को पुलिस अधिकारी छीन रहे हैं, और दूसरी ओर जब केजरीवाल का पुतला जलाने के लिए भाजपा के लोग निकल रहे हैं तो वहां पर पुलिस का कोई प्रतिरोध सामने नहीं आता है। तो इस प्रकार से जो अभी का माहौल है, ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि कहीं देश रसिया के रास्ते तो नहीं चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 के बाद मोदी जी कह देंगे संविधान संशोधन करके कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक यहाँ का प्रधानमंत्री रहूंगा। याद रखिएगा, साउथ कोरिया में भी समय पर चुनाव होता है, याद रखिएगा रसिया में भी चुनाव समय पर होता है और चीन में भी चुनाव समय पर होता है। लेकिन वहाँ के लोकतंत्र के बारे में जो दुनिया में परसेप्शन है, जो दुनिया के लोगों का सोच है, वह यही है कि वहाँ पर विपक्ष का अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। और विपक्ष का अस्तित्व क्यों जरूरी है? विपक्ष का अस्तित्व इसलिए जरूरी है ताकि जब तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमत बढ़े तब सड़क पर कोई आपकी आवाज़ उठा सके। जब कोई कंपनी घटिया दवाई आपके मार्केट में बेचे तब कोई सड़क पर उतर करके प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर सके। याद रखिएगा कि कोरोना काल में जो मुख्य दवाई था रेमडेसिविर, उसके निर्माण में गड़बड़ी की मामला सामने आया है। उस कंपनी के जांच को रोक दिया गया है। अब आप सोचिए कि जब पूरी दुनिया में तबाही मची हुई थी, जब लोग हजारों हजार की संख्या में रोज मर रहे थे, यह उस दिन की बात है। और अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ तो आपकी आवाज सरकार और सड़कों पर नहीं उठेगी। याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि जो विपक्ष आज बोल रहा है सरकार में आने के बाद भी वह वही करेगा, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब 2014 से पहले का भाषण सुनिएगा तो आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा विरोधी नरेंद्र मोदी ही है। जीएसटी का विरोधी, आधार कार्ड का विरोधी, निजीकरण का विरोधी, जिस बल के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इन नीतियों का विरोध कर रहे थे, वह आप सुनेंगे और आज के मोदी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि विपक्ष में रहकर कुछ और, सरकार में आकर के कुछ और। क्या सरकार का यही चरित्र है? तो मैं यही कहता हूं कि सरकार अपने रास्ते चलती है, विपक्ष अपने रास्ते चलता है, लेकिन विपक्ष में कोई भी हो उसके आवाज को दबाने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष आपकी बात को उठाता है। आप सोचिए, मैं नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना हूं एमएसपी पर, कि जब वो कह रहे थे कि एमएसपी कितना जरूरी है, एमएसपी के बिना किसानों का कोई उत्थान नहीं हो सकता है। वह आदमी आज एमएसपी पर हो रहे आंदोलनकारियों से बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, 3 इडियट का जो रियल हीरो था वह आज लद्दाख के सड़कों पर 20 दिन से भूख हड़ताल कर रहा है। आज देश को उसके बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों, सिर्फ इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डाटा सामने आना सब कुछ नहीं है। हमारे सामने यह भी आना चाहिए उस जो मीडिया हाउस जिसे हम आज के डेट में गोदी मीडिया भी कह रहे हैं या विपक्ष की मीडिया भी कह रहे हैं, क्योंकि मीडिया एक तरह से साफ साफ 2 भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो मुख्य धारा की मीडिया है, जो सरकार पोषित मीडिया है, उन लोगों को अपने स्क्रॉल में यह भी चलाना चाहिए कि हमने सरकार से किस वित्त वर्ष में कितना चंदा लिया है। और आज जो आपका रेंचो का भूख हड़ताल आपके सामने नहीं आ रहा है, आज विपक्ष या किसान का जो आंदोलन समाचार का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, आज जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्यूज का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, यह चिंता का विषय है और इसके खिलाफ आपको खड़ा होना होगा।
क्योंकि विपक्ष में जो होता है वह आपका आवाज होता है। दुनिया मानती है कि प्रेस विपक्ष की आवाज होता है, लेकिन आज प्रेस सरकार की गोदी में बैठ गया है। इसीलिए साथियों, हालात जो भी हो, आज जो मैसेज आपके सामने आता है उसको जन जन तक लेकर के जाइए। सरकार को जवाब देने के लिए तैयार कीजिए। यह देश का दुर्भाग्य है कि जो नरेंद्र मोदी एक समय मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहते थे, आज वही नरेंद्र मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। जो उनसे जिनको वह इंटरव्यू देते हैं वह फिल्म स्टार है और वह देश को बता रहा है कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं या काट करके खाते हैं। साथियों, लोकतंत्र आपका है, रक्षक उसके आप हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी एक हथियार है। जिस तरह के आदमी के हाथ में वह होगा वह उसका अच्छा या बुरा इस्तेमाल करेगा। याद रखिए, हमने इन्हीं आंदोलन के बल पर कांग्रेस को सत्ता से हटाया था और उस कांग्रेस को सत्ता से हटाया था जिसने मनरेगा के रूप में आपको रोजगार की गारंटी दिया था, आरटीआई के नाम पर जिसने आपको पूछने का अधिकार दिया था, जानने का अधिकार दिया था, आपको एमएलए एमपी के बराबर बना दिया था, हमने उसको सत्ता से हटाया है। जिसने पोषण का अधिकार दिया, हमने उस कांग्रेस को सत्ता से हटाया है। जिसने हमको शिक्षा का अधिकार दिया, हमने उस कांग्रेस को हटाया है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को हटाना गलती था? मैं इस बात को कभी नहीं कहता हूं कि गलती था। जनता जनार्दन है, जो डिसीजन लेती है वही सही होता है, लेकिन तावा पर रोटी को पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी। इतना ही कह करके मैं आज का वीडियो को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है आप सबका प्यार मोहब्बत इस वीडियो को मिलेगा। अधिक से अधिक आप इसको शेयर करेंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।